और मेरे शेरों, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा कि हाउ डू वी प्रिपेयर हेलो एल्केन्स एंड नॉट हेलोरेन्स। बेसिकली हमने हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन मेथड डिस्कस कर लिया था। अब इसके बाद सीरीज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। उसके बाद हेलो अरेन्स का प्रिपरेशन मेथड, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है जो आपको तमीज से समझनी है कि अगर आपने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज समझ ली अच्छे से तो हेलो अरेन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, बोर्ड में इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो कन्वर्जन में हमारे हेल्प आउट होने वाले होते हैं। मतलब जो कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चन होंगे मेनली वो आते हैं। और खास करके हेलो एल्केन्स की, बहुत तमीज से बात को सुनिएगा, हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की जो पहली ब्रांच है जो अभी हम डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई रिपीट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर 10 सब केसेस हैं, 10 सब केसेस। उन्हीं का यूज अल्टीमेटली हमारे आगे वाले तीनों चैप्टर में होता है। जैसे अमीन्स में भी जब आप इस वीडियो को देख लोगे और आप इसकी एक्सरसाइज लगा लोगे तब आपको पता चलेगा अमीन्स में भी इसका यूज हो रहा है। एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में भी होगा और साथ के साथ एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी होगा। मतलब बेसिकली आपने एक बार न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ ली तो आपके पास बहुत रास्ते खुल जाते हैं बहुत सारे कन्वर्जन्स के लिए। आ रही बात समझ में? तो तमीज से पहली ब्रांच को बहुत तमीज से समझना है। और इंपॉर्टेंट मैं आपको मतलब साइड बाय साइड बताता रहूँगा कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा तमीज से फोकस देकर पढ़ाई करनी है फॉर पर्टिकुलरली बोर्ड्स, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो पहले हमें डिस्कस करनी है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में दो मेजर हैं, हर चैप्टर में आपको बता दिया है। हर चैप्टर में दो ही मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करना होता है। कौन कौन सा? एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा कौन सा होता है? सॉल्युबिलिटी। तो पहले सॉल्युबिलिटी देख लेते हैं। इसके बारे में एक जानी मानी स्टेटमेंट है हेलो एल्केन्स के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। बहुत तमीज से सुनिएगा, जो बोर्ड में क्वेश्चन आया है मल्टीपल टाइम्स कि although haloalkanes are polar in nature yet they are insoluble in water. I repeat, although haloalkanes are polar in nature yet they are insoluble in water. Justify the statement कि मतलब ये polar compounds तो हैं, इनके बॉन्ड में पोलैरिटी तो होती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज तो होता है, लेकिन फिर भी पानी में नहीं घुलते। तो बहुत प्रिसाइज आंसर इसका जरा समझते हैं। एक बार पहले कंपैरिजन करेंगे। मैंने बोला लेट से यहाँ पे आर प्रेजेंट है, यहाँ पे सीएल प्रेजेंट है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। पोलर कंपाउंड है, पोलर मतलब EN का डिफरेंस प्रेजेंट है। और हमें 10 स्टैंडर्ड से और 9 स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है कि लाइक डिसॉल्व लाइक वाली स्टेटमेंट कि पोलर कंपाउंड या फिर पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर कंपाउंड डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर के अंदर HCl घुल जाता है क्योंकि वाटर भी पोलर और HCl भी पोलर। तो कह रहा है ऑल्दो ये पोलर तो है लेकिन ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होता, ये वाटर में घुलता नहीं है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए एक यूनिवर्सल रूल आप बोल सकते हो कि कोई भी कंपाउंड कब सॉल्युबल होता है, जब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अपने लिए जगह बना सके। आई रिपीट, जब वो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में अपने लिए जगह बना सके। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब आप उसको सॉल्युबल करते हो तो जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में भी हमें यही सिखाया जाता है। जब आप पढ़ते हो ना सॉल्यूशन चैप्टर में 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। कौन से? जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पहला सब केस जिसमें नेगेटिव डेविएशन और उसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन। तो जब हम फिजिकल का रिवीजन करेंगे तब मैं आपको प्रिसाइज फॉर्म में बता दूंगा। बट एनीवेज, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल क्यों नहीं होते? तो इसका आंसर बहुत प्रिसाइज फॉर्म में ये बोला जाता है बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। क्योंकि हमें पता है कि लेट से अगर मैंने इन पार्टिकल्स को वाटर मॉलिक्यूल समझा हुआ है तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑपरेट हो रही होगी। तो ना तो इनमें इतनी ताकत होती है ना ही इनमें इतनी स्ट्रेंथ है कि ये बॉन्ड को तोड़ सके। हाइड्रोजन बॉन्ड के जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी है, उतनी एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं कर सकते। और साथ के साथ बाय चांस मैं अज्यूम कर लूं, मतलब बाय चांस मान लेते, ऑल ऐसा होता नहीं, पर बाय चांस मान ले कि उन्होंने वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अलग कर भी दिया, उनके बीच की हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दी, फिर भी ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते। क्योंकि इनमें से कोई भी हमारा एलिमेंट, चाहे वो फ्लोरीन क्यों ना हो, क्योंकि हमें एक बात भूलनी नहीं है कि हमें पता है कि सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब लगती है जब फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो। लेकिन अगर मैं फ्लोरोएल्केन की भी बात करूं, अगर मैं हेलो एल्केन्स में फ्लोरोएल्केन्स का भी केस कंसीडर करूं, तो फ्लोरीन इज नॉट अटैच्ड टू हाइड्रोजन, इंस्टेड इट इज अटैच्ड टू कार्बन। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकते तो दो रीजन हो गए। Neither they are able to break the hydrogen bonding between the water molecules, nor they are able to form hydrogen bonding with water molecules. ना ही तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं। आ गई बात समझ में? बहुत प्रिसाइज आंसर, ज्यादा डेप्थ में हमसे पूछा नहीं जाता, सीधा आपसे स्टेटमेंट पूछा है कि आपको रीजन बोला जाएगा तो आप बोल दोगे although they are polar in nature yet they are insoluble in water, this is because they are neither able to break the hydrogen bonding between the water molecules nor they are able to form hydrogen bonding with water molecules। बात खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद सेकंड हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे, वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और ध्यान रखना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एक एस्पेक्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो अल्कोहल में भी अप्लाई होगा, तो बहुत तमीज से सुनिएगा। सो द सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी इज एमपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेजर इसमें बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है।
अब बॉइलिंग पॉइंट में कुछ बातें एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी और एल्डिहाइड कीटोन में भी और अमीन्स में भी अप्लाई हुई हैं। कौन सी, जरा देखते हैं एक बार। पहला पैरामीटर, मेरा पहला पैरामीटर कि अगर आपका हेलोजन वाला पार्ट कांस्टेंट है, तमीज से सुनिएगा, अगर आपका हेलोजन वाला पार्ट कांस्टेंट है, मतलब लेट से आपको CH3X गिवन है, C2H5X गिवन है, C3H7X गिवन है, और पूछा जाए अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट, इनको इनके बॉइलिंग पॉइंट के क्रम में अरेंज करो या फिर रीजन बताओ। जैसे एक्चुअल में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, ऐसा क्यों, रीजन बताओ। तो एक लॉजिकल सी बात, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तमीज से सुनिएगा, बहुत तमीज से, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ पार्टिकल्स के बीच में ऑपरेट होने वाली वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ती हैं, क्योंकि हेलो एल्केन्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो लग नहीं सकती। तो कौन सी फोर्सेस ऑपरेट होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में, वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीकेस्ट फोर्सेस। लेकिन मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस का एक्सटेंट बढ़ता है, और वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी तो पार्टिकल्स को तोड़ने में या फिर पार्टिकल्स को अलग करने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी, और अलग करने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है इनको वेपर फेज में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर ज्यादा होगा, विच इनडायरेक्टली मींस इनका बीपी ज्यादा होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहां से x हटा दूं और OH लगा दूं, तब इसे सुनना, हमारी एक प्रॉपर्टी अल्कोहल चैप्टर की भी कवर अप हो जाएगी। अगर मैं यहां से x को हटाकर OH लगा दूं तो सेम पैटर्न तब वहां पे भी ऑब्जर्व होगा कि विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, आई रिपीट, विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास एक्सटेंट ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस इंक्रीजेस, therefore it becomes difficult to separate the particles into vapor phase या फिर separate the molecules into vapor phase, which accounts for their increase in boiling point, जो इनके boiling point के बढ़ने की वजह बताता है। पहला पैरामीटर कवर अप हो गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट के अंदर। सेकंड पैरामीटर हमसे बोला जाएगा कि अगर मैं एल्काइल पार्ट को कांस्टेंट कर दूं तब क्या होगा, तब भी वजह नहीं बदलती, क्योंकि एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपने RF लिया, उसके बाद आपने RCl लिया, RBr लिया और RI लिया, है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने ऑर्डर के अंदर हेलो एल्केन्स ले लिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्योंकि एल्काइल वाला पार्ट आपका कांस्टेंट है तो इसके मॉलिक्यूलर मास में तो कोई डिफरेंस आएगा नहीं, लेकिन हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू ब्रोमीन एंड देन टू आयोडीन, नीचे जाने पर एटॉमिक नंबर भी बढ़ता है और साथ के साथ एटॉमिक मास भी बढ़ता है। और क्योंकि यहाँ पे भी अक्रॉस द सीरीज जाने पर, या फिर आप कैसे भी बोलो, फ्लोरीन से फ्लोरो डेरिवेटिव से आयोडो डेरिवेटिव तक जाने पर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, देयरफॉर सेम रीजन यहाँ पे भी अकाउंट होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। मतलब सिंपल सी स्टेटमेंट इन दोनों केसेस के लिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान रखना, ये दोनों पैरामीटर्स आपके अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम एज इट इज अप्लाई होते हैं, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा कि इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास होने के साथ साथ एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ती हैं, और इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाली फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसमें कौन सी अप्लाई होती हैं, वैन डर वाल्स फोर्सेस, है ना। और जैसे जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस का एक्सटेंट बढ़ेगा, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज, व्हिच अकाउंट्स फॉर देयर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तो दोनों है बच्चों वाली बात, जनरली स्पीकिंग ये दोनों पैरामीटर्स हैं बच्चों वाली बात। मेन क्वेश्चन जो आपको प्री बोर्ड्स में, अगर आपने प्री बोर्ड्स दिए हैं तो आपको शायद पता होगा, और वरना बोर्ड्स में अल्टीमेट, अब बोर्ड्स ही बचे हुए हैं, प्री बोर्ड्स में आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास प्री बोर्ड्स के पेपर रखे हो तो चेक कर लेना कि अगर आया होगा क्वेश्चन तो उसके बाद वाला जो पैरामीटर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो अल्कोहल में भी अप्लाई होगा। बार बार मैं इसलिए बोलता हुआ चल रहा हूं क्योंकि आपको अल्कोहल वाले चैप्टर में फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। ट्रिपल स्टार बॉइलिंग पॉइंट का थर्ड पैरामीटर इज ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट। कौन सा, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड, आई रिपीट, फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड। आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड से मेरा क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैंने C5H11Cl ले लिया, तो इसके लिए कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, बन तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बात करूं तो सर 1 डिग्री बन सकता है, 2 डिग्री बन सकता है और 3 डिग्री बन सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में बात कर रहा हूं, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जरा तमीज से समझिएगा, 1 डिग्री वाला इसका कौन सा बनेगा, स्ट्रेट चेन वाला, 3 4 5 और यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है जी, ये 1 डिग्री का हो गया हमारा। 2 डिग्री वाला कौन सा होगा, 3 4 5, यहाँ पे आ गया 2 डिग्री वाला, यहाँ पे 2 डिग्री वाले के साथ जुड़ा हुआ है। और 3 डिग्री वाला कौन सा होगा, 1 2 3, यहाँ पे जोड़ दिया मैंने क्लोरीन, और यहाँ पे भी आ गया आपका कार्बन, और यहाँ पे आ गया कार्बन, राइट, कोई हाँ जी। तो इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए आपको बस थोड़ी बहुत 10th लेवल की तक की ज्योमेट्री आनी चाहिए। मैं एक बात बोल रहा हूँ, शायद आपको चीज़ें रिलेट हो पाए। मैंने अगर एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ले ली, फॉर एग्जाम्पल मैं 3 मीटर क्यूब की वॉल्यूम फिक्स कर दूँ, 3 मीटर क्यूब, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसके लिए मैंने 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स लिए, 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स, एक मैंने क्यूबॉइड ले लिया, एक मैंने कोन ले लिया और एक मैंने स्फीयर ले लिया। याद करना चीज़ों को, 10th में आपने पढ़ा हुआ है। एक मैंने क्यूबॉइड लिया है 3 मीटर क्यूब का, सेम वॉल्यूम का मैंने एक क्या नाम है कोन ले लिया, और उतनी ही सेम वॉल्यूम का मैंने एक स्फीयर ले लिया। अब फॉर द पर्टिकुलर वॉल्यूम विच ज्योमेट्रिकल फिगर विल हैव द लीस्ट सरफेस एरिया, तीनों में से सरफेस एरिया किसका लीस्ट होगा, तो हमें बताया जाता था कि फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम द लीस्ट सरफेस एरिया इज दैट ऑफ अ स्फीयर, कि स्फीयर्स का कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया सबसे मिनिमम होता है। अगर इतनी बात आपको आती है
तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ चुकी है। इस बात को और प्रिसाइज तरीके से समझाने के लिए लेट्स अज्यूम कि हमारा ये एक हेलोएल्केन का मॉलिक्यूल है। अब क्योंकि ये नॉर्मल वाला है, 1 डिग्री वाला है, नॉर्मल वाला है, तो इसका मॉलिक्यूल अगर ऐसे प्रेजेंट है तो दूसरा मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में मैक्सिमम सरफेस एरिया तक आ सकता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स का कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ज्यादा नहीं है, इसमें आपको ब्रांचिंग ज्यादा नजर नहीं आएगी। तो मॉलिक्यूल्स कैन कम इन कांटेक्ट टू मैक्सिमम सरफेस एरिया, फिर मैक्सिमम एक्सटेंट। आ गई बात समझ में? अब जैसे ही आपने 2 डिग्री वाला हेलोएल्केन लिया तो दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ कांटेक्ट में तो आना चाहेगा, सेम इसके ऊपर रखा होगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। बट क्लोरीन क्योंकि ब्रांचिंग में प्रेजेंट है, 2 डिग्री कंपाउंड प्रेजेंट है, तो एक्सटेंट में आने वाला सरफेस एरिया मैक्सिमम नहीं होगा, वो थोड़ा उसको प्रिवेंट करेगा, मैक्सिमम एक्सटेंट तक कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और फाइनली हमारा जो 3 डिग्री वाला है, अगर आप इसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री को मार्क करोगे, क्योंकि अभी तो आप बोर्ड में देखो तो आपको 2D नजर आ रहा है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये मॉलिक्यूल को जब 3D में ऑब्जर्व करा जाता है तो सारी बाउंड्रीज को, फिर सारे मार्जिन को मिला दिया जाए, एक उसका एक बाउंड्री मार्क करा जाए, तो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप अज्यूम कर लेता है 3 डिग्री वाला मॉलिक्यूल, भले ही वो हेलोएल्केन हो चाहे वो एल्कोहल हो। याद रखना, एल्कोहल में भी सेम प्रॉपर्टी रिपीट होगी, सेम बात एज इट इज। तो 1 डिग्री के अंदर कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया मैक्सिमम, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम। और हमें पता है जैसे जैसे एक्सटेंट में आने वाला, सॉरी, कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया कम होता जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होने वाली फोर्सेस वीक होंगी, और मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑपरेट होने वाली फोर्सेस वीक होंगी, तो उनको सेपरेट करना वेपर फेज में आसान होगा, और देयरफॉर लगने वाला टेम्परेचर भी कम होगा, विच अकाउंट्स फॉर द डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बहुत ध्यान से तमीज से बात को सुनना, ये वाली प्रॉपर्टी आपके 2 चैप्टर में हेल्प आउट आपको करेगी, 2 चैप्टर्स में, इसमें भी और एल्कोहल में भी, कि फॉर आइसोमेरिक एल्कोहल्स, यहां पे मैं लिख देता हूं ये वाली प्रॉपर्टी कॉरस्पॉन्ड्स टू आइसोमेरिक हेलोएल्केन्स एज वेल एज एल्कोहल्स, दोनों में ही लगती है। अगर आइसोमेरिक आपका कंपाउंड है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के बीच में आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो प्रॉपर्टी कौन सी जज करती है बॉइलिंग पॉइंट को? कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया। और क्योंकि 3 डिग्री मॉलिक्यूल्स के लिए कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया इज लीस्ट, देयरफॉर इनका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा। तो अगर आप अरेंज करना चाहो तो ऑर्डर क्या हो जाएगा सीधा, 1 डिग्री विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, 2 डिग्री उससे कम, एंड 3 डिग्री लीस्ट। ठीक है जी। पहले मैं आपको बता रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट वाले पैरामीटर में या फिर बॉइलिंग पॉइंट वाली प्रॉपर्टी में थर्ड वाला पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग के दोनों बच्चों वाले सबको पता होता है, एक बार दिमाग में ऑर्डर रट जाता है। और मैं आपको जनरली बताऊं, पी ब्लॉक में भी जब आप डाउन द ग्रुप वाली प्रॉपर्टीज को पढ़ोगे ना, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या ट्रेंड ऑब्जर्व होता है, और अगर आपसे पूछा जाएगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है, और वहां पे भी सेम रीजन अप्लाई होता है, वैन डर वाल्स फोर्सेस। और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रही है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बस डाउन द ग्रुप जाने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, सिंपल एज दैट। तो ये वाली प्रॉपर्टी आएगा, सबको समझ में आ गई होगी। 2 ही फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारे सिलेबस में, जिसमें बीपी वाला पैरामीटर का, बीपी वाली फिजिकल प्रॉपर्टी का थर्ड पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको हम बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है जी। रीजन बहुत प्रिसाइज तरीके से लिखेंगे कि सीधी सी बात, when the molecules या फिर the molecules of 3 degree start assuming spherical shape, due to which the surface area in contact between the molecules decreases, which accounts for their decrease in boiling point। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं फाइनली चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्यों बोल रहा हूं, सुनते हुए भी चलो, मैं लिख रहा हूं आप सुनते हुए चलो। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज की जो पहली ब्रांच है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये जिस बच्चे ने सीख ली, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चेन कन्वर्जेंस में वो महारत हासिल कर लेगा। महारत, उसको पता चल जाएगा इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। कन्वर्जेंस होते चले जाएंगे, खिलाड़ी बन जाओगे, खेलोगे दिन भर, ऑर्गेनिक से ही खेलते रहोगे बस। तो कितनी प्रॉपर्टीज है हमारी केमिकल, पहले देख लेते हैं एक बार ब्रॉड व्यू फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जैसे कि एज यूजुअल हमने बनाया। और कोशिश करो साथ के साथ बनाते चलो स्पीड में। अगर आपको लग रहा है कि आने जाने में टाइम वेस्ट होता है नोट्स लेने में, हैंड टू हैंड बनाते चलो, स्पीड में बनाना। बट ए प्रॉपर्टी कौन सी हमारी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, नाम में ही काम छुपा हुआ है, बार बार मैं बोलता हूं, नाम में ही काम छुपा होता है। जब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट करेगा, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सेकंड प्रॉपर्टी का नाम है, 2-3 नाम है, सारे नामों को सुनना क्योंकि एग्जामिनर घुमाएगा, गुमराह करेगा। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, टर्म को तोड़िए, जवाब आपके सामने है। डिहाइड्रो, डी मतलब हटा देना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन। हेलोजिनेशन वर्ड पढ़ोगे तो एडिशन होता है, लेकिन डी वर्ड आगे लग गया है प्रीफिक्स में, मतलब हटाना। तो किसको हटाना होगा इस मॉलिक्यूल के अंदर, पूरा HX हटेगा, पूरा HX हटेगा। और इसी रिएक्शन का एक ऑल्टरनेटिव नेम है बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन क्यों है, ये रिएक्शन के टाइम पर आपको समझ में आएगा। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल अप्लाई हो रहा होता है, विच इज नोन एज सेट-जेफ्स रूल। सेट-जेफ रूल की 2 पॉसिबल स्पेलिंग होती है, ये भी सही है ना, तो ये मत सोचना सर ने गलत लिखी है। थर्ड प्रॉपर्टी इसके बाद होती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद
मेटल्स, और रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे सिलेबस में बस दो ही हैं, कौन कौन सी? रिएक्शन विद सोडियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, ये हमें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई गई थी। और दूसरी है विद मैग्नीशियम, ये रिएक्शन बहुत काम में आएगी क्योंकि ये हमारा एक रिएजेंट जनरेट करेगा विच इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। फाइनल प्रॉपर्टी इज नोन एज रिडक्शन। अगर यहाँ पे नहीं दिख रही तो फाइनल प्रॉपर्टी काम करते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं कि फोर्थ प्रॉपर्टी इज नोन एज रिडक्शन। ये बहुत खास नहीं है, मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक बोलूँ, ये प्रॉपर्टी बहुत खास नहीं है क्योंकि बच्चों वाली बात है, लल्लू बातें नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम हो जाता है। दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? तो अब ये तो हो गई हमारी रिएक्शन विद मेटल्स के अंदर 3 सब केसेस हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बस एक ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसके अंदर है 10 सब केसेस, 10 सब केसेस। अब वो 10 सब केसेस को मैं इतने प्रिसाइज तरीके से बताने वाला हूं, आपको बहुत तमीज से सुनना है क्योंकि सारी 10 की 10 प्रॉपर्टीज के अंदर एक ही कंसेप्ट लग रहा है। रिएक्शंस अलग है लेकिन सबके अंदर लगने वाला लॉजिक एक है, और वो क्या है? तमीज से सुनिएगा जरा, तमीज से। करना क्या है? लेट से ये आपका RX कंपाउंड है, मतलब आपका हेलो एल्केन कंपाउंड है। इसकी रिएक्शन आप जिस कंपाउंड के साथ करेंगे, सुनना तमीज से, इसकी रिएक्शन आप जिस कंपाउंड के साथ करेंगे उसके अंदर एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक नेगेटिव पार्ट होगा। आई रिपीट, हेलो एल्केन की रिएक्शन आप जिस कंपाउंड के साथ करेंगे, जिसमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव होता है, 10 की 10 रिएक्शन में ऑब्जर्व कर लेना, गारंटी दे रहा हूं। जिस कंपाउंड के साथ आप रिएक्शन करोगे उसमें एक पार्ट पॉजिटिव होता है, एक पार्ट नेगेटिव होता है, जिसको हम ई मैंने लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल, एंड NU स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफाइल। करना कुछ नहीं है, यहां से हेलोजन को हटाओ, यहां से इलेक्ट्रोफाइल को हटाओ, सीधी सी समरी है, बस इतनी सी समरी है 10 रिएक्शन के अंदर, घबराने वाला कोई काम नहीं है। इधर से आप हेलोजन हटाओ, इधर से इलेक्ट्रोफाइल हटाओ, और जो बच गया उसको जोड़ दो, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म विल बी R के साथ NU जुड़ जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? EX, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। कुछ नहीं करना, एक न्यूक्लियोफाइल, मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि एक न्यूक्लियोफाइल जब दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर देता है तो रिएक्शन का नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब ये पूरा टॉपिक कवर अप हो जाएगा तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर SN1 एंड SN2 डिफरेंस, क्योंकि SN1 SN2 किसी पर्टिकुलर चैप्टर को बिलोंग नहीं करती है, हमें GOC 11th स्टैंडर्ड में सिखाई गई थी, और SN1 SN2 के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, दो पैरामीटर्स हम एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की होगी। हाँ जी, तो हमारी मेजर केमिकल प्रॉपर्टीज की ब्रांचेस हो गई 4 ब्रांच में, दिमाग में रखना है इसको हर टाइम। मैं अभी आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर, जैसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। अमीन्स के अंदर हमारे प्रिपरेशन मेथड कितने हैं? 6, और केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है? 5। 6 प्रिपरेशन, 5 प्रॉपर्टीज, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। अब इस टॉपिक में स्टिक करते हैं। 4 प्रिपरेशन, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। आई रिपीट, 4 प्रिपरेशन मेथड एंड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है, 4 ब्रांचेस में बटी हुई है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे क्योंकि ये हमें समझ में आ गई तो सारी प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ जाएंगी, सारे कन्वर्जन्स हमारे होते चले जाएंगे, ठीक है जी। आओ करें स्टार्ट फटाफट से। देखो जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पहली रिएक्शन है ए ब्रांच न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ या फिर मैं सीधा इसको SN लिख देता हूँ क्योंकि शॉर्ट सिंबल क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का? SN, SN1 SN2 नहीं, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। पहली रिएक्शन है इसके अंदर सीरीज में, रिएक्शन विद एक्वस NaOH और एक्वस KOH। एक्वस वर्ड का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना। इसके बाद वाली जो बी ब्रांच है, बीटा एलिमिनेशन, वहां पे भी NaOH या फिर KOH होता है बट एल्कोहलिक मीडियम में, मतलब NaOH हमारा रिएजेंट है और एक्वस मतलब सॉल्वेंट आपने क्या लिया है? मीडियम के फॉर्म में क्या लिया है? वाटर, ठीक है। अगर आपने AQ नहीं लिखा सब गलत हो जाएगा, सब गलत। AQ का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। रिएक्शन क्या होती है? आई गेस आपको रिएक्शन तो समझ में आ गई होगी, GR मैंने आपको बता दिया है कि RX का रिएक्शन जब आप NaOH के साथ करवाएंगे, और बच्चा आई गेस इस बात को जानता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो कुछ नहीं करना, ये हटाए यहाँ से, और प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, पहचानो इसको, ये तो आप पहचानते हो, क्या बन गया ये? एल्कोहल। क्या बन गया? एल्कोहल। सो दिस इज द वे हाउ यू प्रिपेयर, ये आपका प्रिपरेशन मेथड भी है, ये आपका एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड भी है, आ रही बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू प्रिपेयर एल्कोहल फ्रॉम हेलो एल्केन्स। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करा दो, एल्कोहल बन जाएगा, सिंपल एज दैट। मैं एग्जांपल्स नहीं लिख रहा, आपकी मर्जी है, मैं समराइज कर देता हूं बातों को। आप यहाँ पे इथाइल ग्रुप ले लो, C2H5 ग्रुप ले लो, C2H5 ग्रुप ले लो, यहाँ पे इथेनॉल बन जाएगा या फिर इथाइल एल्कोहल बन जाएगा, राइट। थोड़ा फास्ट पेज में हम चीजों को रख रहे हैं क्योंकि आप भी समझ रहे हो कि टाइम कम है, तो एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी। सेकेंड रिएक्शन इसके बाद, अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ पैटर्न में। यहाँ पे एक्वस NaOH प्रेजेंट है, अब इसके बाद एक रिएक्शन और होती है विद NaSH और KSH। आपकी रेफरेंस के अंदर ये बातें फ्लो चार्ट के फॉर्म में नहीं दे रखी हैं, थ्योरी दे रखी है, लेकिन इसलिए मैं आपको प्रिसाइज फॉर्म में बता रहा हूँ।
सेम काम, अभी भी सेम काम, अगर आप जी लिखेंगे तो जी क्या बनेगी, RX का रिएक्शन आपने NaSH के साथ करवाया। एक लॉजिकल बात, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है, सल्फर भी ग्रुप 16 का एलिमेंट होता है, सब कुछ सेम है। हाँ जी, तो जिस ग्रुप को हमारा ऑक्सीजन बिलोंग करता है उसी ग्रुप नंबर 16 को हमारा सल्फर भी बिलोंग करता है, तो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ सेम, बस करना वही है। यहाँ से हाइड्रोजन हटाओ, यहाँ से सोडियम हटाओ, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RSH एंड बाय प्रोडक्ट अगेन विल बी NX। अब बहुत बेसिक सी बात, इसका नाम क्या होता है सर, इसको क्या बोलते हैं? तो जिस तरीके से OH होने पर एल्कोहल बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड के अंदर सल्फर आ जाए तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, उस वर्ड का नाम क्या होता है, थायो। सो दिस कंपाउंड विल बी नोन एज, बस थायो वर्ड आगे लग जाएगा और इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल, या फिर थायोल भी बोल देते हैं कई बार। ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं मार्क करता हुआ चल रहा हूँ कौन सी प्रॉपर्टी इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। एल्कोहल और उसका सिमिलर कंपाउंड ऑलमोस्ट थायो एल्कोहल, ठीक है जी, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई पेयर में। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद RONA। ये समझाने के लिए, चीजों को बस देखने के लिए हम इसको रोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोना, RONA, रोना। बट एक्चुअल में ये हमारा R प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑक्सीजन है और ये सोडियम है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। नाम इसका आपको पता होना चाहिए, कई बार थ्योरी के फॉर्म में आ जाता है लिखा हुआ, दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम एल्कोक्साइड। और इतना टफ बात नहीं, आप ट्राई करोगे तो समझ में भी आ जाता है। सोडियम एल्क मतलब एल्काइल ग्रुप और ऑक्साइड मतलब साथ में ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, तो सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये भी रिएक्शन हमें आती है, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, काम तो सबके अंदर एक करना है बस, कि RX का रिएक्शन आपने सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाया। मैंने इसको उल्टा करके लिखा है, इन्वर्ट करके, ऐसे भी आप लिख सकते हो लेकिन मैंने इन्वर्ट करके लिखा है ताकि आप चीजों को रिलेट कर पाओ। तो यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से सोडियम हटेगा, वही काम। द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ROR, पहचानिए इसको, ROR प्रोडक्ट बना है। व्हाट इज ROR, फंक्शनल ग्रुप नोन एज ईथर। क्या बन गया, ईथर। तो खास बात, चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है एल्कोहल फिनॉल ईथर है, चैप्टर का नाम, सॉरी इसके बाद वाले चैप्टर का नाम एल्कोहल फिनॉल ईथर है। तो ईथर का प्रिपरेशन मेथड यही होता है, दिस इज नथिंग बट द प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, और इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। यहाँ पे नाम की हमें जरूरत नहीं पड़ती, ईथर के प्रिपरेशन मेथड में इसका नाम सीखेंगे और इसके अंदर कुछ टिपिकल सब केसेस हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड, राइट, भूलना मत। अब जिस तरीके से ईथर आया, थर्ड नंबर की रिएक्शन कौन सी आ गई, ईथर, रिएक्शन विद रोना। इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था उसको सल्फर ने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को सल्फर रिप्लेस करेगा। तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होती है, रिएक्शन विद रोना की जगह रिएक्शन विद रसना। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन विद रसना। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इन दोनों पेयर में से कौन सी इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर वाली। मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज बताता हूँ चल रहा हूँ ताकि आप चीजों को देख पाओ, कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, साथ के साथ चलती है सारी बातें। RX का रिएक्शन आपने NaSR के साथ करवाया, इसको भी इन्वर्ट करके लिखा है, तो यहाँ से NaS हट जाएगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RSR। अब जिस तरीके से इसको ईथर बोलते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, थायो ईथर। क्या नाम हो जाएगा इसका, थायो ईथर। लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, थायो ईथर वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, छोड़ सकते हो, बस पेयर में आती है तो मैं आपको पेयर में रिलेट करवाता चल रहा हूँ। ये दोनों पेयर में हो गई, ये दोनों पेयर में हो गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉपर्टी नंबर 5th एंड 6th आर ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार आगे वाले चैप्टर्स में उनका यूज आने वाला है बार बार, और अभी आप रिलेट करोगे कि अमीन्स वाले चैप्टर में भी हमने इस बात को पढ़ा हुआ है, मतलब जो इसके बाद हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसकी एप्लीकेशन हम अमीन्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ठीक है जी, हटा दूं इसको। तो 5वें और 6ठे नंबर की रिएक्शन पेयर में चलती है, पहला दूसरा पेयर में चला, तीसरा चौथा पेयर में चला, 5वां 6ठा भी पेयर में चलेगा और 7वां 8वां भी पेयर में चलेगा। मतलब पेयर वाली रिएक्शन है ये, साथ के साथ चलने वाली रिएक्शन है, इनको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना जी। तब आते हैं 5th रिएक्शन, रिएक्शन विद, और मैं पैरेलल में लेके चलूंगा 5th नंबर और 6th नंबर को, रिएक्शन विद KNO2, और 6ठे नंबर की रिएक्शन है रिएक्शन विद 6th नंबर, पहले रिएक्शन विद AgNO2। इसमें KNO2 की जगह आपको NaNO2 भी बोल सकता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले आते हैं कंसेप्ट पे। ये बहुत बड़ा धोखा है जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सच नहीं है, बहुत बड़ा धोखा है, और धोखे की वजह से एग्जामिनर समझता है कि बच्चा धोखे को नहीं पहचान पाएगा और वहीं आपको फंसाने की कोशिश करेगा। ऑल्दो हम इसको KNO2 लिखते हैं, तमीज से बात को सुनिएगा, अगर आप ये बात समझ गए तो आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नजर नहीं आएगा और कंफ्यूजिंग पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। ऑल्दो हम इसको लिखते KNO2 है, बट सच्चाई इज कोनो। क्या है सच्चाई, कोनो, मतलब पोटेशियम के साथ नाइट्रोजन बाइंडेड नहीं है, पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन बाइंडेड है। तमीज से बात को सुनिएगा क्योंकि एक रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बनता है, जिन बच्चों ने पहले से पढ़ा हुआ है बातों को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे।
ऑल्दो हम KNO2 लिखते हैं बट सच्चाई इज कोनो, NaNO2 हो जाएगा तो NO मतलब सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन हो जाएगा, सेम बात। सिमिलरली लिखते हैं हम AgNO2 है बट सच्चाई इज अगोनो, सच्चाई इज अगोनो मतलब सिल्वर के साथ कौन बॉन्डेड है, ऑक्सीजन। मतलब मेन जो आपका पोलर कैरेक्टर है वो सिल्वर ऑक्सीजन के बीच में, और यहाँ पे जो पोलर कैरेक्टर है, पोलर बॉन्ड है, वो पोटेशियम ऑक्सीजन के बीच में। थोड़ी बहुत इसके लिए आपको 10th की बात या फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की कमांड होनी चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं आउट ऑफ पोटेशियम एंड सिल्वर विच इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आई रिपीट, आउट ऑफ पोटेशियम एंड आउट ऑफ सिल्वर विच इज मोर रिएक्टिव मेटल, दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो आपको याद होगा हमने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होती है ना, जिसमें ऊपर वाले एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और नीचे वाले रिएक्टिव एलिमेंट्स कम रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि सिल्वर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है तो एक कम रिएक्टिव मेटल है या फिर लेस रिएक्टिव मेटल है। कॉन्ट्ररी टू दिस पोटेशियम सबसे ऊपर आता है, सबसे ऊपर। सोडियम और पोटेशियम ही हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं तो सबसे ऊपर आता है। और क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स है, या फिर कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, मेटेलिक नेचर इसका ज्यादा है, तो पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होगा ये कैसा होगा? मोर पोलर बॉन्ड होगा। क्योंकि हमें पता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में En का डिफरेंस जितना ज्यादा होता है, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर उतना ज्यादा, या फिर पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड उतना ज्यादा, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं। कॉन्ट्ररी टू दिस, क्योंकि सिल्वर हमारा लेस रिएक्टिव मेटल है, तो सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड कैसा होगा? लेस पोलर। लेस पोलर को इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं कि इसके अंदर मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। कौन सा कैरेक्टर? मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि हमें 11th स्टैंडर्ड में केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, फजान रूल, अगर आपको याद हो तो, कि कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, कोई भी कंपाउंड 100% कोवेलेंट नहीं होता। आयनिक कंपाउंड में भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट कंपाउंड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है। तो इसी बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज मोर पोलर, क्योंकि हमें पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच की En डिफरेंस ज्यादा है, या फिर प्रिसाइज फॉर्म में बोल सकते हैं पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, और यहाँ पे सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेस पोलर है या फिर मोर कोवेलेंट है। अब दूसरी बात, इतनी बात हमने सीख ली, तो दूसरी बात, आयनिक बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होता है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड जल्दी डिसोसिएट होता है। आयनिक बॉन्ड के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, आयंस प्रेजेंट है, तो ये जल्दी सेपरेट हो जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर हमें सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा लगती है। फिर सिंपल सी बात, सिग्मा बॉन्ड को कंपेयर अलग करना सेपरेटली मुश्किल है, डिसोसिएट करना पार्टिकल्स को मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे सिल्वर ऑक्सीजन से आसानी से अलग नहीं हो पाता, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल साइट के लिए कौन सा एटम रिस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजन। क्योंकि हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर प्रेजेंट है, नॉट नेगेटिव चार्ज। हमें पता है नाइट्रोजन के पास इस कंपाउंड में लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास ऑल्दो यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन सिल्वर से अलग होना नहीं चाहता, तो कौन सा एटम डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजन। इस बात को, सॉरी, नाइट्रोजन, ध्यान रखना, बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन सिल्वर, जो अल्टीमेट बात है, द बॉन्ड बिटवीन सिल्वर एंड ऑक्सीजन इज लेस पोलर, देयरफॉर नाइट्रोजन बिहेव्स एज डोनर एटम। नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह बिहेव करेगा। कॉन्ट्ररी टू दिस, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर है, तो जल्दी आयनाइज हो जाएगा, और जल्दी आयनाइज हो जाएगा तो ऑक्सीजन बिहेव्स एज डोनर एटम। बस डोनर साइड का फर्क है। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनती है, वहां पे रिएक्शन क्या बनती है, देखिएगा जरा। RX की रिएक्शन आपने KNO2 के साथ करवाई, बट हमें सच पता है क्या है कि ऑक्सीजन विल बिहेव एज डोनर एटम, और ऑक्सीजन डोनर एटम बनेगा तो प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RONO। क्या बनेगा? RONO, प्लस साथ में बाय प्रोडक्ट तो क्या बनने वाला है? अगेन NX। और क्योंकि हमने यहाँ पे पोटेशियम लिया तो डायरेक्टली हम चाहे तो यहाँ पे पोटेशियम X लिख सकते हैं, पोटेशियम हेलाइड लिख सकते हैं, और सोडियम लिया होगा तो सोडियम हेलाइड लिख देंगे। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। These compounds are known as nitrides। क्या बोलते हैं इनको? नाइट्राइड्स। बात आ रही है समझ में? ऑक्सीजन डोनर एटम था तो नाइट्राइट बनेगा। कॉन्ट्ररी टू दिस, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड लेस पोलर है, तो मजबूरन कौन सा एटम डोनर एटम बनेगा? नाइट्रोजन। तो जब आप RX की रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाते हैं, हमें पता है ऑल दस की सच्चाई ये है, पर डोनर एटम कौन बनेगा? नाइट्रोजन। सो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी RNO2। मतलब आपके अल्काइल पार्ट के साथ कौन लिंक होगा? नाइट्रोजन लिंक होगा। बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा? AgX। एंड दीज कंपाउंड्स आर नोन एज नाइट्रो कंपाउंड्स। कौन है ये? नाइट्रो कंपाउंड्स। और रिलेट करो, यहीं से हमारे अमीन्स चैप्टर की शुरुआत होती है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमीन। क्योंकि अगर मैं इसके ऊपर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दूं, LiAlH4 लगा दूं, तो नाइट्रो कंपाउंड रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? RNH2 में। अब जैसे खेलना चाहो खेलो। इसकी रिएक्शन आप HNO2 के साथ करवा दो, ये अल्कोहल में भी कन्वर्ट हो सकता है। आ रही बात समझ में? नाइट्रो कंपाउंड बन गया, यहाँ से अमीन बन गया। इसकी रिएक्शन फर्दर आप HNO2 के साथ करवा दो 0 to 4 डिग्री सेल्सियस या 273 to 278 केल्विन, इसको आप फर्दर अल्कोहल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर दो, आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो। एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो, आप एसिड बना सकते हो। एसिड की रिएक्शन आप अमोनिया के साथ करवा दो, फॉलोड बाय हीटिंग, अमाइड बना सकते हो। और
अमाइड के ऊपर आप हॉफमैन ब्रोमाइड लगा सकते हो। रास्ते खोलते चले जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाली ब्रांच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रास्ते खोलती चली जाती है रिएक्शंस के लिए, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। इंपॉर्टेंट बात, यहां से नाइट्राइड बनते हैं और यहां से नाइट्रो कंपाउंड बनता है। और रीजन बेस्ड क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आ चुका है कि व्हाई द रिएक्शन ऑफ एल्केन्स विद KNO2 यील्ड नाइट्राइड्स while that with AgNO2 yields nitro compound। तो रीजन आप क्या बोले कि दिस इज बिकॉज, प्रिसाइज आंसर बता रहा हूं, चाहो तो नोट डाउन कर लेना, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड बिटवीन पोटेशियम एंड ऑक्सीजन इज मोर पोलर, देयरफॉर ऑक्सीजन बिहेव्स एज डोनर साइट ड्यूरिंग रिएक्शन विद हेलोएल्केन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट कंपाउंड्स। Contrary to this, in case of AgNO2, the bond between Ag and oxygen is less polar, therefore nitrogen behaves as donor site and leads to the formation of nitro compounds as main product। बात क्लियर है? हाँ जी, क्लियर यहाँ तक आ गया समझ में कि KNO2 NO2 दोनों में से कोई भी केस गिवन हो सकता है और AgNO2 गिवन होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब क्योंकि 5th और 6th वाली प्रॉपर्टी में सेम पैटर्न है, सेम ट्रेंड आपका 7th और 8th प्रॉपर्टी में ऑब्जर्व होगा। बहुत सिंपल है, अगर आपको ये वाली समझ में आ गई तो आपको डेफिनेटली 7th और 8th प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी क्योंकि सेम ट्रेंड वहां पे ऑब्जर्व है। और वो दोनों रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं हमारे अमीन चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है जी, अब आते हैं 7th और 8th दोनों पैरेलल में रखेंगे। रिएक्शन विद KCN या फिर NaCN, सेम पैटर्न, सेम रीजन आपको एक बार समझ में आ गया, बार बार समझने की जरूरत नहीं है। और 8th वाली प्रॉपर्टी रिएक्शन विद AgCN, सिल्वर साइनाइड। ठीक है जी, सेम रीजन। अब अगेन आई गेस शायद आप बातों को जज कर पा रहे होगे, इन दोनों के बीच का बॉन्ड ज्यादा पोलर है तो कार्बन विल बिहेव एज डोनर एटम, और सिल्वर और कार्बन के बीच का बॉन्ड लेस पोलर है, देयरफॉर नाइट्रोजन विल बिहेव एज डोनर एटम। मुद्दे की बात बस वही है जिससे पहले वाले पैटर्न में हमने डिस्कस करी। तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फटाफट से GR देख लेते हैं कि RX का रिएक्शन आपने NaCN के साथ करवाया, सोडियम साइनाइड के साथ करवाया, यहाँ से हाइड्रोजन के यहाँ से सोडियम गया, द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी साइनो कंपाउंड। ठीक है, साइनो कंपाउंड बन गए। साइनो कंपाउंड बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइनो कंपाउंड से हम कैसे खेल सकते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि साइनाइड के मैं मल्टीपल ऑप्शन आपको यहीं पे बता दे रहा हूँ क्योंकि अमीन्स में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि साइनाइड के ऊपर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दो, ये प्रिपरेशन मेथड हो गया। क्या बन जाएगा इससे, RCH2NH2, मतलब इनके बीच के जो पाई बॉन्ड है, दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे। इसके ऊपर में एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर दूं। ध्यान रखना, एल्कलाइन का मतलब OH नेगेटिव, क्योंकि एल्कली से OH नेगेटिव पार्ट आता है। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम कार्बन वाले अमाइड का। क्या बन जाएगा, अमाइड। और अगर इसका मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं, एसिड डाल दूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, सेम कार्बन वाला एसिड। तो मैं इसलिए आपको बार बार बोल रहा हूँ ये वाली ब्रांच इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास खेलने को बहुत रास्ते हो जाते हैं कि साइनाइड आ गया, यहाँ से हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, अभी भी कहानी खत्म नहीं होती। इसके ऊपर अगर मैं चाहूँ तो क्या लगा सकता हूँ, यहाँ पे मैं लगा दूं, क्या नाम है आपका, Br2 और साथ में KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड सिंथेसिस, ये ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से एक कार्बन कम वाला अमीन बन गया। आ रही बात समझ में। अब इसके ऊपर मैं चाहूँ तो HNO2 लगा दूं, क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। ऑक्सीडाइज कर दो एल्डिहाइड कीटोन, फर्दर ऑक्सीडाइज कर दो एसिड। मतलब खेलो, जितना खेल सकते हो खेलो, बस उससे खेलने से पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तैयार कर लो। और खेलने का मतलब क्रिकेट मत खेलो, ऑर्गेनिक के साथ खेलो। आ रही बात समझ में। तो ये बात यहाँ तक छोड़कर ये मैंने लिख दिया, आप चाहो तो इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। बट मेन बात कि हमारा साइनो कंपाउंड ऐसे बनते हैं, साइनाइड डेरिवेटिव्स ऐसे बनते हैं। ठीक है जी, और बाय प्रोडक्ट में अगेन क्या बन जाएगा, NX का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉन्ट्रारी टू दिस, अगर आपने AgCN के साथ रिएक्शन करवाई तो आपकी GR क्या हो जाएगी, जनरल रिएक्शन क्या हो जाएगी कि अगर आप रिएक्शन करवाओगे RX का AgCN के साथ तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ Ag हटेगा, X हटेगा, RNC, क्योंकि नाइट्रोजन डोनर एटम बनेगा, नाइट्रोजन विल बी फॉर्म्ड एज डोनर एटम, और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AgX। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी केस में यहाँ पे क्लोरीन होता है, तो बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, AgCl, विच इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट ऑफ व्हाइट कलर, कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाएगा जो बीकर में से सेपरेट आउट हो जाएगा। राइट है, कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात आ गई समझ में। तो यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन गया, और आपको याद होगा आइसोसाइनाइड बनाने के हमारे सिलेबस में बस 2 रिएक्शन है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, आइसोसाइनाइड बनाने के हमारे सिलेबस में रास्ते बहुत होते हैं, बहुत ऑप्शंस होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ बहुत ऑप्शंस होते हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 ऑप्शंस हैं। या तो आप AgCN के साथ रिएक्शन करके आइसोसाइनाइड बना सकते हो, या फिर कार्बोलामीन रिएक्शन जो आप अमीन्स में सीख चुके हो। 2 ही रास्ते हैं, ध्यान रखना। अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो ज्यादा दिमाग को मत दौड़ाओ। अगर आइसोसाइनाइड बनाना है तो 2 रास्ते कौन से सर, या तो कैसे भी करके AgCN के साथ रिएक्शन करवानी है, और अगर AgCN के साथ रिएक्शन करवानी है तो पहले हमें अपने पेरेंट कंपाउंड को हेलोएल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो सीख जाओगे कन्वर्जन के बाद, स्टेप बाय स्टेप। ऑलमोस्ट आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे क्योंकि बस 2 चैप्टर और बचे इसके बाद। तो आइसोसाइनाइड बन गया, और चाहे तो हम कार्बोलामीन रिएक्शन से भी करवा सकते हैं, लेकिन कार्बोलामीन रिएक्शन किसके ऊपर एक्ट करती है, अमीन्स के ऊपर। यहीं पे भी एक और खेलना सिखा दूं आपको कि एक बार आइसोसाइनाइड बन गया, इसका आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो LiAlH4 के साथ, तो ये भी रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा,
2 डिग्री अमीन में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री अमीन में। और ये बात भी ट्रिपल स्टार चाहो तो जहां पे आपने अमीन्स के नोट्स लिए हैं ना वहीं पे नोट डाउन कर लो, द ओनली पॉसिबल वे इन आवर सिलेबस टू सिंथेसाइज 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन बनाने का सबसे प्रिसाइज तरीका हमारे सिलेबस में क्या है कि आइसोसाइनाइड का रिडक्शन करा दो। जैसे साइनाइड के रिडक्शन से क्या बनता है 1 डिग्री अमीन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा 2 डिग्री अमीन। क्यों? इधर एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन के और नाइट्रोजन के इस तरफ कार्बन है और ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है एल्काइल ग्रुप में। तो 2 डिग्री बनाने का हमारे सिलेबस में सबसे प्रिसाइज तरीका। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये हमारी 8 रिएक्शन हो गई। अब आप करना क्या, अगर आपने नोट करी हैं चीजें, अभी वैसे लास्ट में मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट बनवा दूंगा, फ्लो चार्ट में सारी बातें प्रिसाइज आ जाएंगी, तब आपको पता चलेगा कि स्टार्टिंग के जो 8 रिएक्शन है वो 2-2 के पेयर में है। स्टार्टिंग की जो 8 रिएक्शन है वो पेयर में है ना। अब आती है 9th रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है और मजे की बात ये आप पढ़ चुके हो अमीन चैप्टर में। रिएक्शन का नाम क्या है? रिएक्शन विद अमोनिया। और रिएक्शन का नाम क्या होता है? हॉफमैन अमोनोलिसिस। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है। मैं आपको जनरली बोल रहा था तभी कि 10 तारीख से पहले मैं आपकी ऑर्गेनिक खत्म करके दिखा दूंगा। आप इसको जादू बोलो चाहे कुछ भी बोलो। RX का रिएक्शन आपने अमोनिया के साथ करवाया, आपको याद हो तो मैंने बताया था ये जुआरी है बहुत बड़ा, अमोनिया बहुत बड़ा जुआरी है। जब तक अपने हाइड्रोजन लुटा नहीं बैठता तब तक रिएक्ट करता रहेगा। तो माइनस क्या हो जाएगा HX। HCl में बार बार इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि मोस्टली क्लोरीन होता है, बट आप HX लिखो जब आप रॉ रिएक्शन लिख रहे हो। तो पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा? RNH2 का फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री अमीन बन गया। और आपको याद हो कि हमने अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड की फॉर्म में सीखी है रिएक्शन, अगर आपको याद हो चीजें, वरना एक बार दोबारा से समरी वीडियो को देखना अगर आपको चीजें याद नहीं है तो। अभी भी नहीं मानेगा, इस स्टेप के अंदर क्या ऐड होगा? प्लस RX होगा, माइनस क्या हो जाएगा HX। R2NH 2 डिग्री अमीन। अभी भी नहीं मानेगा, फर्दर रिएक्ट करेगा, प्लस RX माइनस HX क्या बनेगा? R3N3 डिग्री। अभी भी नहीं मानेगा, आखिरी दांव खेलेगा, लेकिन अब लुटाने को कुछ नहीं है। RX के साथ रिएक्शन होगी एंड क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाएगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है जी, सेम वही बातें लिखा हुआ है वहां पे। अमोनिया एक्सेस में होगा रिएक्शन 1 डिग्री पे रुक जाएगी, और अगर RX एक्सेस में होगा रिएक्शन 4 डिग्री तक पहुंचेगी। और ये अमीन्स का प्रिपरेशन मेथड की फॉर्म में प्रेफरेबल नहीं होता क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड व्हिच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं, ऑलरेडी रिएक्शन पढ़ चुके हैं। अब एक और रिएक्शन 10th नंबर की जिसके साथ हमारी ये ब्रांच खत्म हो जाएगी, रिएक्शन विद सोडियम एसिटालाइड। रिएक्शन विद सोडियम एसिटालाइड, पहले मैं नाम लिख रहा हूं ताकि आप खुद पहचान सको। सोडियम एसिटालाइड। एसिटिलीन जानते हैं कौन सी गैस होती है? एसिटिलीन। इथाइन का कॉमन नेम इज एसिटिलीन, राइट? मतलब एसिटिलीन क्या होती है? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। जब एसिटिलीन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाती है, रिपीट, जब एसिटिलीन की रिएक्शन सोडियम के साथ करवाई जाती है तो यहां से हाइड्रोजन हटकर यहां पे सोडियम आ जाता है। क्या आ जाता है? सोडियम आ जाता है। और जो बच्चे थोड़ी सी 11th तमीज से पढ़ चुके हैं उनको याद होगा एल्काइंस टॉपिक होता था, हाइड्रोकार्बन चैप्टर था 11th में ऑर्गेनिक में, और हमें बताया जाता है कि टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर। टर्मिनल एल्काइंस आर एसिडिक इन नेचर, और 11th स्टैंडर्ड में ऑर्गेनिक में ये टीचर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक माना जाता है कि अकाउंट फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ टर्मिनल एल्काइंस। ऐसे एल्काइंस जिसमें ट्रिपल बॉन्ड एक्सट्रीम पोजीशन पे हो, है ना जी? खैर उससे हमें मतलब नहीं है। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम एसिटालाइड। आ गई बात समझ में? अब करना क्या है? सेम काम। RX की रिएक्शन आपने सोडियम एसिटालाइड के साथ करवाई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अगर पहचानते हो तो कभी नहीं फंसोगे, बस इतनी बात सीखनी होती है। NX हटेगा, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी एल्काइन विद 1 कार्बन या फिर मल्टीपल कार्बन लेस देन द पेरेंट कंपाउंड। आपको रिव्यू एक्सरसाइज में या फिर आपको बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जहां पे आपको हेलो एल्केन से एल्काइन बनाने को बोल रहा होगा। एल्काइन, पूरी ऑर्गेनिक के अंदर कोई रास्ता नहीं है डायरेक्टली एल्काइन लाने का 2 कार्बन वाला, मतलब 2 कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड लाने का, इससे प्रिसाइज रास्ता नहीं है। रास्ते 2-3 मैं आपको सिखा दूंगा जब हम ऑफलाइन क्लास रखेंगे। मैं आपको कन्वर्जन के लिए ऑफलाइन क्लास रखूंगा, वहां पे सिखा दूंगा मैं आपको कि 2 बार बीटा एलिमिनेशन कर भी हम ये काम कर सकते हैं, बट इससे प्रिसाइज तरीका तो नहीं है। एक स्टेप में करने का तरीका पॉसिबल नहीं है, एक स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपको डायरेक्टली एक रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवानी हो तो सोडियम एसिटालाइड के साथ रिएक्शन करवा दो। जो भी आप एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लोगे वो एल्काइल ग्रुप यहाँ पे आपका हायर सीरीज का एल्काइन बनाने में काम में आएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया CH3Cl ले लिया, क्लोरोमीथेन ले लिया, फिर मिथाइल क्लोराइड आप इसको बोलो, इसकी रिएक्शन आपने सोडियम एसिटालाइड के साथ करवाई, तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। आप रिव्यू एक्सरसाइज जब लगाओगे गारंटी चेक कर लेना, प्रोपाइन बनाने का मेथड आपसे पूछा जाएगा कि हाउ विल यू प्रिपेयर प्रोपाइन, और किसी भी कंपाउंड से प्रोपाइन बनाने को बोलेगा तो ये 2 कार्बन तो पक्का, हमेशा 2 कार्बन तो हमेशा कहां से आने वाले? सोडियम एसिटालाइड से, और बाकी जितने कार्बन बच गए उतने का आप हेलो एल्केन ले लोगे। So this was all about 10 reactions of the branch nucleophilic substitution। अब इसको मैं एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना दे रहा हूँ
जिन्होंने रिएक्शंस अभी तक नहीं लिखी हैं या फिर अभी तक कॉपी में बातों को नोट नहीं किया है, तो भैया मेहरबानी करके अपने आप के ऊपर ये फ्लो चार्ट बना लीजिए। एक ही फ्लो चार्ट में सारी बातें आपकी खत्म हो जाएगी, है ना। क्या है 10 रिएक्शन, आओ खेलें। RX का रिएक्शन मल्टीपल ऑप्शन। पहली कौन सी है, रिएक्शन विद एक्वस NaOH। एक्वस लिखना जरूरी है, एक बार बता दिए। फर्स्ट नंबर की रिएक्शन क्या बनेगा, मेन प्रोडक्ट ROH। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विद NaSH, प्रोडक्ट क्या बनेगा RSH। इसका नाम एल्कोहल, इसका नाम थाई अल्कोहल। अब आगे लिखते हो चलना, टाइम कम है थोड़ा तो मैं सीधा मेन वर्ड लिख रहा हूँ। ये दोनों पेयर वाली रिएक्शन हो गई। थर्ड रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन विद रोना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। रिएक्शन विद रोना, सोडियम एल्कोक्साइड भी इसको बोलते हैं, भूलना मत, इसको सोडियम एल्कोक्साइड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म विल बी ईथर, क्या बनेगा ईथर। एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड के फॉर्म में आएगा, नाम क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस मेथड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। थर्ड के बाद फोर्थ रिएक्शन, रोना की जगह क्या आ जाएगा, रसना, नेगेटिव पॉजिटिव, क्या बनेगा RSR। क्या बोलते हैं इसको, थायो ईथर। सर काम का नहीं है तो क्या हम छोड़ सकते हैं, यस डेफिनेटली काम का नहीं है। उसके बाद वाली सारी रिएक्शंस में आप रिस्क नहीं ले सकते, वो आपको सारी तैयार करनी है। फिफ्थ रिएक्शन और सिक्स्थ रिएक्शन पेयर में चलेंगी, कौन सी, रिएक्शन विद NaNO2। NaNO2 की जगह सर और क्या आ सकता है बोर्ड में, KNO2, क्योंकि दोनों ही पोलर कंपाउंड है। और दूसरा इसके साथ रिएक्शन कौन सा आएगा, रिएक्शन विद AgNO2। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं। NaNO2 के साथ करवाओगे तो नाइट्राइट कंपाउंड बनेंगे, RONO कंपाउंड। क्या बोलते हैं इनको, नाइट्राइट्स, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट्स। और अगर AgNO2 के साथ करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन। क्या बनेंगे, नाइट्रो एल्केन। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सातवीं और आठवीं रिएक्शन सेम, NaCN या फिर KCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, साइनाइड डेरिवेटिव RCN। खास बात क्या है, इन कंपाउंड के दो नेम होते हैं, दो नाम होते हैं। इनको साइनाइड्स भी बोलते हैं और इनको नाइट्राइल भी बोलते हैं। मैं नाइट्राइल बोल रहा हूं क्योंकि नाइट्राइट था ये, नाइट्राइट, और ये है नाइट्राइल, है ना। कंफ्यूज मत होना, कई बार नाइट्राइल दे देते हैं नाम से। अब कब नाइट्राइल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कब साइनाइड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद अभी देखेंगे। लेकिन अगर आपने AgNO2 ले लिया, अगर आपने AgNO2 ले लिया, सॉरी AgCN ले लिया, तब क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड RNC। क्या बोलते हैं इन कंपाउंड को, आइसोसाइनाइड, या फिर इनका एक नाम और होता है जो हमने सीख लिया मीन चैप्टर में, कार्बिलामीन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं, कार्बिलामीन कंपाउंड्स। एंड सर दे हैव वेरी ऑफेंसिव स्मेल। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आपसे पूछा जा सकता है, दे हैव वेरी ऑफेंसिव स्मेल, बहुत गंदी बदबू होती है, जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, बिकॉज दिस टेस्ट इज ओनली एग्जिबिटेड बाय 1 डिग्री अमीन्स। राइट है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। अब मैं थोड़ा ये नीचे से हटा रहा हूँ, 8 रिएक्शन हो गई, 8 रिएक्शन आप नोट कर लेना। ये 8 रिएक्शन हो गई हमारी। 9वीं 10वीं में ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि नीचे कैनवस थोड़ा छोटा है। 9वीं 10वीं रिएक्शन ऊपर आ जाएगी। कौन सी है 9वीं और 10वीं रिएक्शन, देख लो भैया, ये भी खत्म। इसके साथ आपका एक ही बार में फ्लो चार्ट खत्म। 9वीं है रिएक्शन विद अमोनिया, जिसका मैं डायरेक्ट नाम लिख रहा हूँ कि RNH2, उसके बाद चाहो तो R2NH, उसके बाद चाहो तो R3N, और फाइनली चाहो तो R4NX, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। रिएक्शन इज नोन एज हॉफमैन अमोनोलिसिस। हॉफमैन अमोनोलिसिस प्रिपरेशन मेथड भी है, अमोनिया या फिर अमीन डेरिवेटिव्स का प्रिपरेशन मेथड भी है, और हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी भी है। तो सर ये वाली रिएक्शन 2 चैप्टर में कवर अप होती है, ये वाली रिएक्शन भी 2 चैप्टर में कवर अप होती है, ये वाली रिएक्शन भी 2 चैप्टर में कवर अप होती है, ये भी कवर अप होती है, ये भी कवर अप होती है, ये भी कवर अप होती है, क्योंकि इधर का प्रिपरेशन मेथड भी है। तो इस चैप्टर में जान डाल दी तो बाकी चैप्टर बिल्कुल मजे से चलते हुए चलेंगे। और लास्ट रिएक्शन कौन सी सर, 10th नंबर की, सोडियम एसिटालाइड, NaC ट्रिपल बॉन्ड CH, सोडियम एसिटालाइड। क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड CH एज मेन प्रोडक्ट। So this was all about the first branch of chemical properties of haloalkanes, which is known as nucleophilic substitution reaction. आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहली ब्रांच कवर अप हुई, अब आते हैं इसके बाद सेकंड ब्रांच पे। So आफ्टर फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, फर्स्ट ब्रांच ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, अब आते हैं इसके बाद सेकंड ब्रांच ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, जिसका नाम आपको बताया डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ऑल्सो नोन एज बीटा एलिमिनेशन। एक और नाम है इसका बीटा एलिमिनेशन। अब क्यों है इसका नाम बीटा एलिमिनेशन, अगर आपने ये वर्ड समझ लिया, बीटा एलिमिनेशन वर्ड का मतलब, तो आपको एल्कोहल की भी एक केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आ जाएगी। और इस रिएक्शन में मुद्दे की बात है HCl हटना है। बहुत प्रिसाइज रिएक्शन, तमीज से बोर्ड की तरफ फोकस रखेंगे। जनरल रिएक्शन, लेट्स से RCH, यहाँ पे एक Cl जुड़ा हुआ है, या फिर कोई भी हेलोजन ले लेते हैं जनरलाइज करने वाली चीज़ों को, और यहाँ पे CH2H। इसको चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से कैसे हम लोग लिख सकते हैं,
RCH, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है और CH3। बस आपको समझाने के लिए अभी मैंने CH3 ग्रुप को एक्सपेंड करके CH2 और H लिखा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी रिएक्शन जब आप करवाओगे एल्कोहलिक KOH के साथ, ध्यान रखना KOH का इस्तेमाल है, बस मीडियम एल्कोहलिक आने से रिएक्शन बदल रही है। अगर एक्वस मीडियम होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एल्कोहलिक KOH है फॉलोड बाय हीटिंग, बस डेल्टा का सिंबल बना देंगे। तो करना क्या है, सिंपल सी बात। अब हमें एक टर्म पता है कि जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, आई रिपीट, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन के ईदर साइड पे या फिर कहीं पे भी एडजेसेंट कार्बन आर नोन एज बीटा कार्बन। आई रिपीट, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन आर नोन एज बीटा कार्बन। अब वो डायरेक्टली अटैच्ड लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। करना क्या होता है, आपने हेलोजन को हटाइए और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाइए, बस इतना ही काम करना है इस रिएक्शन में। हेलोजन को हटाइए, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाइए। ऐसा करने पर क्योंकि ये वाला बॉन्ड फ्री होगा, कार्बन का फ्री वाली वैलेंसी फ्री होगी, इस वाले कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, तो आपस में अपने बॉन्ड को सेटिस्फाई कर लेंगे, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन एज मेजर प्रोडक्ट एंड HCX विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। HX, सॉरी नॉट HCX बोल रहा हूं मैं, HX विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट। बहुत ही ज्यादा सिंपल रिएक्शन है, एल्कीन बनते हैं, बहुत प्रिसाइज तरीका। बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन। आई गेस ये तो आपको समझ में आ गया डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन क्यों बोला है, और बीटा एलिमिनेशन भी समझ में आ गया होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन। कौन से कार्बन से, बीटा कार्बन से। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जहां पे लगता है सेडजेफ रूल। कौन सा रूल, सेडजेफ रूल। उसके लिए आपको केस देखना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेट से मैंने बोला CH3, यहाँ पे CH3 एंड यहाँ पे आप ले लो, उसके बाद नहीं, तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखते हैं, विच इज डिटरमाइंड बाय अ रूल विच इज नोन एज सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल, ठीक है जी। देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, एक एग्जाम्पल लेकर कंसिडर करेंगे इसको। CH3 CH CH3 एंड देयर आफ्टर CH2, ये भी नहीं, हाँ जी। अब इस रिएक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच इज एक्सप्लेन्ड बाय अ रूल विच इज नोन एज सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल आपको लिखने को नहीं आता, 11th स्टैंडर्ड में पूछा जाता था लिखने को, लेकिन आपको अब सिर्फ उसकी एप्लीकेशन पूछी जाएगी। और इस बात को मैं एक एग्जांपल से कंसिडर कर रहा हूँ। लेट से हमें एक हेलोएल्केन गिवन है CH3 CHCl CH2 CH3, और बोला जाएगा इफ दिस कंपाउंड इज मेड टू रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH देन व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। मेजर वर्ड का मैंने इस्तेमाल करा है, पहला क्वेश्चन ये, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, क्योंकि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे इस केस में। अगर आपको रिएक्शन करवानी है तो सबसे पहला काम आपका जो होना चाहिए कि आप अल्फा कार्बन मार्क कर लो, क्योंकि क्लोरीन इस वाले कार्बन के साथ जुड़ा है तो क्योंकि अल्फा, और अल्फा के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन आर बीटा इस बीटा, लेकिन क्योंकि लेफ्ट वाला भी बीटा होगा राइट वाला भी बीटा होगा, दो पॉसिबल केसेस हैं बीटा कार्बन के, ठीक है। अब डाउट अराइज होता है कि सर हाइड्रोजन का लॉस इस वाले कार्बन से करेंगे या फिर हाइड्रोजन का लॉस इस वाले कार्बन से करेंगे, तो यहाँ पे आपकी मदद, यहाँ पे आपकी सहायता करेगा सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल क्या कहता है, गरीब को और गरीब करो, ये समझने वाली स्टेटमेंट है, गरीब को और गरीब करो, बट टेक्निकल स्टेटमेंट इज इन केस ऑफ बीटा एलिमिनेशन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच ऑलरेडी कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये आपको समझाने के लिए मैं बात बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन, इन दोनों में से पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम दैट कार्बन विच ऑलरेडी कैरीज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब आप चेक करो इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन, तो बाय डिफॉल्ट किससे हटाया जाएगा, इस वाले से। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ऐसा करने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा इन दोनों के इसमें डबल बॉन्ड, कार्बन आ गया, CH2 था ना, एक हाइड्रोजन का लॉस होगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH ग्रुप में, और यहाँ पे जुड़ जाएगा CH3। ये मेजर प्रोडक्ट है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज द ओनली प्रोडक्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज द ओनली प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट है।
माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, जो सेटजेफ रूल के अगेंस्ट बनेगा। सेटजेफ रूल के अगेंस्ट मतलब कि इस वाले बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का लॉस होगा। सो अनदर प्रोडक्ट फॉर्म विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 एंड CH3। दिस विल बी माइनर प्रोडक्ट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स, तो आप दोनों बनाओगे और मेजर माइनर मेंशन कर दोगे। बट अगर आपको कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ ये रिएक्शन दे दिए बोला और बोला आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स, कंपाउंड एक्स आइडेंटिफाई करो, तो बाय डिफॉल्ट जब तक कुछ ना बोले आप मेजर प्रोडक्ट ही बनाएंगे। आई रिपीट, जब तक एग्जामिनर मेंशन ना करे कि मेजर माइनर बनाओ, आपको बाय डिफॉल्ट मेजर ही बनाना है। और अगर क्वेश्चन में चेक कर लेना है कि सिंगुलर प्लूरल वर्ड पहचान लेते हो, अगर आपसे पूछे व्हाट आर द पॉसिबल प्रोडक्ट्स या फिर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस रिएक्शन, तो प्रोडक्ट्स में दोनों लिखकर दोनों प्रोडक्ट बनाकर मेजर माइनर मेंशन कर दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में? बहुत सिंपल बात है, बहुत बेसिक सी बात है। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो बस दिस वाज ऑल अबाउट सेटजेफ रूल। हटा दूं इसको, इसी के साथ हमारी सेकंड ब्रांच खत्म हो जाती है। लेकिन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्लियर जी? अब आते हैं इसके बाद थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन हमने कौन सी सीखी है? रिएक्शन विद मेटल्स, और उसके दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे सिलेबस में। रिएक्शन विद सोडियम। अच्छा, इसके अंदर ना एक बात वो वाली आएगी, अगर जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी होता है। जो बच्चे जेई और नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ध्यान रखना है इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट का भी स्कोप होता है, बट बोर्ड में वो नहीं आता तो हम डिस्कस नहीं कर रहे। ठीक है जी? थर्ड ब्रांच इसके बाद आती है रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, और रिएक्शन विद मेटल्स में पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद सोडियम। विद सोडियम रिएक्शन नेम बेस्ड है। क्या है रिएक्शन का नाम? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, ठीक है जी, WURTZ, वुड्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। क्या कहती है रिएक्शन? इफ हेलोएल्केन, कोई सा भी जनरल रिएक्शन, इफ RX इज मेड टू 2 मोल्स ऑफ RX, रिएक्शन को मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूं, आप तमीज से देखना, बिल्कुल अभी बाद में इसको समराइज करेंगे। अगर 2 मोल ऑफ RX रिएक्ट करे 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ, इसको भी इन्वर्ट करके लिखते हैं। इफ 2 मोल ऑफ RX रिएक्ट्स विद 2 मोल ऑफ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज सॉल्वेंट। ईथर लिया गया, ईथर समझते हो ना, फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ईथर एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, उसको हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में लिया है। तो अगर 2 मोल ऑफ RX, मैंने दोनों अलग अलग लिखे हैं अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाद में इसके लाइन रिएक्शन के फॉर्म में लिखेंगे। सिर्फ 2 मोल ऑफ RX इज मेड टू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ सोडियम, तो करना क्या होता है? दोनों एल्काइल हैलाइड में से अपने दोनों हैलोजन को हटाओ अलोंग विद 2 सोडियम। ये सिर्फ समझाने के लिए है। दोनों एल्काइल ग्रुप जिस वैलेंसी से फ्री होंगे या फिर जिस साइड से उनकी वैलेंसी फ्री होगी, वो आपस में जुड़कर एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बना लेंगे? एल्केन बना लेंगे। और बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ट्वाइस ऑफ NX। क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NOx। इसको लिखा भी मैंने ऐसे, लेकिन इसको अगर प्रिसाइज फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ट्वाइस RX। सिंपल सी बात, ट्वाइस Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर विल गिव R and R प्लस बाय प्रोडक्ट ऑफ NX। कितने मोल बनेंगे? 2 मोल ऑफ NaX। आ रही है बात समझ में? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन, कुछ इसमें खास बात नहीं है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए कि इसमें वैलेंसी किस साइड से फ्री होती है, उसी साइड से ज्वाइन करना होता है। लेट्स से आपको टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड दे दिया, मैंने कॉमन नेम बोला है कंपाउंड का, 4 कार्बन का कंपाउंड है, और क्योंकि 3 डिग्री पोजीशन पर हमारा क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो उसका नाम क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसके मैंने 2 मोल लिए और इसकी रिएक्शन मैंने 2 मोल ऑफ सोडियम के साथ करवा दी। अब मैं आपको सीधा लाता हूँ ट्रिक पे कि आप करो क्या? जिस तरफ से आप क्लोरीन को हटाओगे, यहां से मैं क्लोरीन को हटा रहा हूं, है ना, तो जिस तरफ से आप क्लोरीन को हटाओगे इसके सामने इसकी फोटोस्टेट कॉपी छाप दो। आई रिपीट, जिस तरफ से आप अपने हेलोजन को हटाओगे उस तरफ से इसके सामने इसकी फोटोस्टेट कॉपी छाप दो, मतलब मिरर इमेज बना दो। तो पहले तो यही बना लेते हैं, CH3 CH3 CH3, और इसके सामने इसकी मिरर इमेज बनानी है, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल मिरर इमेज। तो क्या होगी? CH3 CH3 CH3, बात खत्म। और बाय प्रोडक्ट क्या बन गया? ट्वाइस ऑफ NaCl। क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता, कई बार तो किस्मत बहुत अच्छी होती है, अगर वुड्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया डायरेक्टली ऐसे दे देगा, प्रोडक्ट बनाने को बोल देगा। कई बार होता क्या है, आपको बोलेगा हाउ विल यू कन्वर्ट टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड इनटू कितने कार्बन का एक कंपाउंड बन रहा है? लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन बनानी है 4 कार्बन की, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। इसका IUPAC नेम लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। आई रिपीट, 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको बोला जाएगा अगर कि हाउ विल यू प्रिपेयर आइसोब्यूटाइल क्लोराइड फ्रॉम, हाउ विल यू कन्वर्ट आइसोब्यूटाइल क्लोराइड इनटू 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। करना क्या होता है कन्वर्जन के टाइम पर, जिससे आपको जो बनाने को बोल रहा है, बहुत तमीज से बातों को सुनना है। कन्वर्जन के टाइम पर करना क्या होता है, जिस रिएक्टेंट से जिस प्रोडक्ट को बनाने को बोल रहा है, पहले आप रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को लिख लो और फिर दोनों को कंपेयर करो।
अब मुझे जैसे यहाँ पे क्लोरीन नजर आया, मैं सीधा दिमाग लगाऊंगा, अगर मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट फीड है कि क्लोरीन यहाँ पे दे रखा है और ऐसी कौन सी केमिकल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है जिसमें हेलोजन हट जाता है और एल्केन बन जाता है, क्योंकि पहली ब्रांच के अंदर ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है। आई रिपीट, आप चाहो तो चेक कर लेना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं है जिसमें हम हेलो एल्केन से एल्केन बना सकें, कोई भी रिएक्शन नहीं है ऐसी डायरेक्ट। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है? सेकंड ब्रांच में भी नहीं है, तो थर्ड ब्रांच इज द ओनली ऑप्शन जिसमें आप हेलो एल्केन से एल्केन बनाते हो, दैट टू विद डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पेरेंट कंपाउंड में जितने भी कार्बन है, प्रोडक्ट में उसके जस्ट डबल कार्बन होंगे। चेक कर लो यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन, प्रोडक्ट के अंदर कितने कार्बन नजर आ रहे हैं आपको? 8 कार्बन। तो 4 कार्बन वाले कंपाउंड से 8 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनाने को बोले तो हमारे सिलेबस में अगेन ये भी बहुत प्रिसाइज तरीका है, मैं आपको बोलता रहा हूँ, ऑर्गेनिक के कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं और आपके दिमाग में फ्लो चार्ट फीड है कि नहीं। क्योंकि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपने रिएक्टेंट लिखा, आपने प्रोडक्ट लिखा सामने, सबसे पहला काम लिखोगे नहीं, कन्वर्जन नहीं आएगा, नहीं आएगा कन्वर्जन समझ में। चाहो तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़े हैं, जिनको पूछ पूछ के आप यहाँ तक पहुंचे हो कि कैसे कैसे करना है, उन्होंने यही बार बार उनको डांट डांट के, इनफैक्ट एक दो को तो मार मार के भी सिखाया कि पहले लिखा कर इसको, तब समझ में आएगा कंपेयर कर क्या करना है। जैसे हेलो एल्केन सामने आता था, वो कहता था सर समझ में नहीं आ रहा क्या कन्वर्जन करना है, 2-4 चार्टे पढ़े, अपने आप कंपेयर करना स्टार्ट करा कि यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड है, यहाँ पे 8 कार्बन का कंपाउंड है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें 4 से 8 हो जाते हैं और हेलोजन भी हट जाता है, तो वुड्स रिएक्शन, फटाफट जवाब आना स्टार्ट हो गए। अब क्योंकि अभी मैं आप सीख रहे हो, अभी मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, वरना ऑब्वियस ही बात है आप लोगों की ईगो हर्ट हो जाएगी, फिर आप बुरा मान जाओगे, ये नहीं बोलेंगे। तो क्योंकि अभी हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तो इतनी डेप्थ में मैं आपको ज़्यादा बहुत बार तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ जितनी प्रिसाइज तरीके से बातों को बता रहा हूँ उनको दिमाग में फीड कर लो, आपके पास टाइम कम है। आ रही बात समझ में? तो डबल द नंबर ऑफ कार्बन बनाना हो, हेलोजन हटाना हो, द ओनली पॉसिबल ऑप्शन इज वुड्स रिएक्शन। ठीक है, अब वुड्स रिएक्शन के जो 3 एस्पेक्ट्स हैं, मैं 3 एस्पेक्ट से आपको वाकिफ करवा देता हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, ये आ गया समझ में, दिस वाज वुड्स रिएक्शन। अब होता क्या है, वुड्स रिएक्शन का वो केस या फिर रिएक्शन विद सोडियम का वो केस जिसमें हेलो एल्केन की जगह हेलो अरीन की रिएक्शन हो, काम वो ही करना है, काम नहीं बदलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, काम वो ही करना है, काम नहीं बदलेगा। समझ रहे हो बात को? तो हेलो अरीन की रिएक्शन अगर ट्वाइस ऑफ सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हो, काम वही होगा, मतलब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। बस मैंने इनको वर्टिकली ना लिखकर हॉरिजॉन्टली लिखा है, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी नोन एज बाइफिनाइल। क्या बोल देंगे इस कंपाउंड को? बाइफिनाइल, क्योंकि दोनों फिनाइल रिंग आपस में जुड़ गई। बस फर्क ये होता है कि हेलो एल्केन होगा तो रिएक्शन का नाम होता है वुड्स, और अगर हेलो अरीन होगा रिएक्शन का नाम होता है फिटिग रिएक्शन। फिटिंग नहीं, फिटिग रिएक्शन। ठीक है जी, हेलो अरीन आ गया तो रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? फिटिग रिएक्शन। अब एक और तीसरा एस्पेक्ट इसका, अगर 1 मोल हेलो एल्केन का हो, क्योंकि अभी तक आप ऑब्जर्व करो कि हर रिएक्शन के अंदर हम 2 मोल या तो हेलो एल्केन के लेते हैं या फिर 2 मोल हम हेलो अरीन के लेते हैं, बट अगर 1 मोल हेलो एल्केन का लें और 1 मोल हेलो अरीन का लें तो आई गेस आप चीजों को समझ रहे होगे। सर इसका नाम होता है वुड्स, इसका नाम होता है फिटिग, और एक इसका लिया एक इसका लिया तो नाम क्या बन जाएगा? वुड्स फिटिग, है ना। इसका वो वाला एग्जाम्पल भी देख रहे हैं कि इफ मिथाइल क्लोराइड इज मेड टू रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ ट्वाइस सोडियम और ड्राई ईथर, देखते ही आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, ध्यान रखना। ट्वाइस सोडियम और ड्राई ईथर देखते ही आपके दिमाग में चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए कि इसके अंदर डबल द नंबर ऑफ कार्बन वाला कंपाउंड बनना है। तो क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, और मिथाइल ग्रुप जोड़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। कैसे, क्यों, वो आप हेलो अरीन में सीख जाओगे। तो ये बन गया, और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ NaCl। और क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर वुड्स वाला एस्पेक्ट कंसिडर हो रहा है, फिटिग वाला एस्पेक्ट कंसिडर हो रहा है, तो ऐसे केस को बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? वुड्स फिटिग रिएक्शन। ठीक है भैया, आ गया समझ में? तो अगर हेलो एल्केन लेंगे तो वुड्स, हेलो अरीन लेंगे तो फिटिग, और दोनों का कंबाइंड फॉर्म लेंगे तो वुड्स फिटिग रिएक्शन। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? अब आते हैं इसके बाद फाइनल रिएक्शन, 4th ब्रांच, जो कि फालतू से कोई बहुत टिपिकल बात नहीं है, ये हमारी 3rd ब्रांच कवर अप हो गई। अब इसके बाद फाइनली आती है 4th ब्रांच, जिसका नाम है रिडक्शन। बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगी, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम में नहीं आएगी ये वाली रिएक्शन, बट हम स्किप करने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हो सकता है हमें कभी ना कभी कन्वर्जन में इसकी ज़रूरत पड़ जाए, कभी ना कभी हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो रिडक्शन के अंदर सिंपल सी बात है, बहुत बच्चों वाली बात, एक लाइन के अंदर रिएक्शन खत्म, आप समझ जाओगे कि इफ हेलो एल्केन्स, सीधा मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, हेलो एल्केन्स आर मेड टू रिएक्ट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो होगा क्या? इसको रिड्यूस करोगे तो क्या बन जाएगा? इसका पेरेंट एल्केन जिससे बना होगा, और बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? HX। ये हमारी Gr हो गई, है ना जी। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाई, देन मीथेन विल बी फॉर्म्ड एज मेन प्रोडक्ट एंड HCl विल बी फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट।
बस ये है हमारी रिडक्शन एस्पेक्ट। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स। एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर दो हैं, कौन कौन सी? सॉलिबिलिटी, सॉरी दो है मेजर वाली, कौन सी? सॉलिबिलिटी, मतलब बच्चों वाली रिएक्शन है वो भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कहते हैं? ऑल दो हेलोएल्केन्स आर पोलर इन नेचर येट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, कि ऑल दो ये पोलर होते हैं बट फिर भी पानी में नहीं घुलते, बिकॉज दे आर नीदर एबल टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स नॉर दे आर एबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। ना ही तोड़ सकते हैं ना ही बना सकते हैं, खत्म। एमपीबीपी वाला एस्पेक्ट कंसिडर करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट का आपको ऑर्डर पूछा जाएगा। तो स्टार्टिंग के दोनों प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगी एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट टू सेपरेट द मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर फेज व्हिच अकाउंट्स फॉर देयर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा वाला एस्पेक्ट कंपैरेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर आइसोमेरिक एल्केन्स, सॉरी फॉर आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड्स या फिर फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल भी एस्पेक्ट अप्लाई होगा कि 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, 2 डिग्री का उससे कम, 3 डिग्री का सबसे कम। रीजन क्या है कि एक्सटेंट ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज मैक्सिमम इन 1 डिग्री, comparatively less in 2 degree and least in 3 degree because they start assuming spherical shape। तो कांटेक्ट में आने वाला सरफेस एरिया डिक्रीजेस व्हिच अकाउंट्स फॉर डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। खत्म फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी 4 ब्रॉड कैटेगरी में बटी हुई है, लास्ट वाली फालतू है, मेजर फर्स्ट है और सेकंड है। अच्छा एक प्रॉपर्टी स्किप हो गई, वो भी अभी देखनी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इंपॉर्टेंट है वो भी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की 10 एस्पेक्ट है, कौन सी? NaOH से एल्कोहल, उसके बाद वाले से थायो एल्कोहल, ईथर थायो ईथर, साइनाइड आइसोसाइनाइड, नाइट्रो नाइट्राइट, और 9th नंबर वाली अमोनिया की हॉफमैन अमोनोलिसिस और सोडियम एसिटाइड। बात आ रही है समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं इसमें से बताऊं तो कौन सी काम में आने वाली है? KNO2 AgNO2 वाला पेयर और KCN और AgCN वाला पेयर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे काम में आने वाली है क्योंकि इससे बहुत रास्ते खुल जाते हैं हमारे लिए अमीन्स चैप्टर में भी। सेकंड ब्रांच इज नोन एज सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो मार्कोवनिकोव रूल जैसा ही है, उसमें भी वही बातें अप्लाई होती है ना कि कहाँ पे अटैच करना है, मतलब जहाँ पे हमारे पास कंफ्लिक्ट होता है दो साइड के बीच में वहां पे मार्कोवनिकोव सॉल्व आउट करता है प्रिपरेशन मेथड में, और केमिकल प्रॉपर्टी में कंफ्लिक्ट को कौन सॉल्व करता है? सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल की स्टेटमेंट अगर बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? गरीब को और गरीब करो। वैसे मतलब ये कार्बन के रिस्पेक्ट में गरीब है, अदरवाइज मत ले जाना चीजों को कि जिस कार्बन के पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उस कार्बन से ही फर्दर हाइड्रोजन का लॉस होगा टू फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। मेटल्स में हमने एक रिएक्शन पढ़ ली विद सोडियम, सोडियम के 3 एस्पेक्ट हो गए। अगर हेलो एल्केन होगा तो वुड्स रिएक्शन, हेलो अरीन होगा तो फिटिक रिएक्शन, और एक मोल दोनों का हो गया तो वुड्स फिटिक रिएक्शन। रिडक्शन के अंदर ये है, लेकिन एक रिएक्शन स्किप हो गई, उसको भी फटाफट से देख लेते हैं। थर्ड ब्रांच में रिएक्शन विद मेटल्स में, थर्ड ब्रांच में रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये रिएक्शन हमारे बहुत काम में आएगी। सी ब्रांच की सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, ये रिएक्शन हमारे बहुत काम में आएगी क्योंकि इससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है और इसकी एप्लीकेशन आप थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत बार खून पे लेगी रिएक्शन आपका, जेन्युइनली बोल रहा हूं, खून पे लेगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। क्या होता है देख लेते हैं। GR, अगर आप RX का रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, सोडियम जैसी ही रिएक्शन है देखने में, बस हटेगा कुछ नहीं, सब कुछ जुड़ जाएगा, सब कुछ जुड़ जाएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज RNGX, जिसमें मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एल्काइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चार्ज की गलती कर दी तो आप एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के अंदर बार बार मात खाते रहेंगे, बार बार मात खाते रहेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, एल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम जुड़ा क्योंकि हमें पता है मैग्नीशियम इज अ डाइवेलेंट मेटल, या फिर डाइवेलेंट कैटायन, मतलब 2 वैलेंसी बनाता है, +2 यूनिट का चार्ज बनाता है। एक वैलेंसी इधर से सेटिस्फाई कर रहा है, एक वैलेंसी इधर से सेटिस्फाई कर रहा है। आगे बात समझ में? बट हमारी मेन कंसर्न, ऑल्दो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज होगा बट हम उसको निग्लेक्ट करेंगे क्योंकि वो हमारे काम में नहीं आएगा। हमें बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एल्काइल, क्योंकि कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है मैग्नीशियम, तो यहाँ पे जो एल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक पार्ट, आई रिपीट, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल एटम इज बॉन्डेड टू ऑर्गेनिक पार्ट आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं ऐसे कंपाउंड्स को? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। बट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वो स्पेसिफिक केस, आई रिपीट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का वो स्पेसिफिक केस जिसमें ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और मैग्नीशियम आपका मेटल है। आई रिपीट, जिसमें ब्रोमीन आपका नॉन मेटल है और मैग्नीशियम आपका मेटल है, तो क्या बनेगा? RMgBr, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके रिस्पेक्ट में? साइंटिस्ट के रिस्पेक्ट में जिन्होंने इसको बनाया था। बहुत मेहनत लगी थी क्योंकि इससे बहुत सारी सिंथेटिक रिएक्शंस हो सकती हैं। सिंथेटिक रिएक्शंस का मतलब क्या है? इससे आप बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकते हो। NCERT में इनके लिए एक पैराग्राफ भी छपा हुआ है, उनकी फोटो भी छपी हुई है अंकल जी की, चाहो तो देख लेना। तो अगर
हेलो एल्केन्स में ऐसे कंपाउंड ब्रोमो एल्केन जिसकी रिएक्शन आप ब्रोमीन के साथ करवाओगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, डी लिख दिया मैंने, आप ड्राई ईथर लिख लेना। देन द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसकी बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है। ठीक है जी। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में खास बात है जो ध्यान रखना, जब आप ऑफलाइन होगे मैं आपसे जरूर पूछूंगा, आपको दिमाग में छाप लेनी है स्टेटमेंट। Grignard reagent is a very good proton acceptor. I repeat, Grignard reagent is a very good proton acceptor. प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब क्या हो गया कि सर कहीं से भी इसको प्रोटॉन का सोर्स मिल गया। मैं वाटर को कैसे लिख रहा हूं जरा देखना, है ये वाटर ही, बस लिखने का तरीका बदल दिया है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जहां पे भी इसको प्रोटॉन का सोर्स दिख गया, H पॉजिटिव आयन का सोर्स दिख गया, ये तुरंत उसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तुरंत क्यों कर लेगा? RMgBr में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन एज मेन प्रोडक्ट। R और H मिलकर क्या बन गया? एल्केन। मैग्नीशियम जुड़ जाएगा OH ग्रुप के साथ एक वैलेंसी और ब्रोमीन के साथ दूसरी वैलेंसी। ध्यान रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम एक दो क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो परेशान मत होना, उसका आंसर आपको इसी में सुनने को मिल गया है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाते टाइम आप ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेते हो। ड्राई का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर पानी बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज वाटर अगर मीडियम में बन गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही अगर वाटर मीडियम में प्रेजेंट हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनते ही वाटर के साथ तुरंत रिएक्ट कर जाएगा और एल्केन बना लेगा, और आपको बीकर में कभी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आएगा। मतलब अगर आपको सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, आपको रिएक्शन इस स्टेप तक रोकनी है, तो बीकर के अंदर बिल्कुल भी वाटर के ट्रेसेस नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी पानी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। दिस इज बिकॉज ग्रिग्नार्ड इज अ वेरी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, और ये रिएक्शन आपको बहुत बार देखने को मिलेगी, सिर्फ वाटर के साथ ही नहीं, बहुत सारे प्रोटॉन डोनर्स के साथ इसकी रिएक्शन होते हुए आपको आगे वाले चैप्टर में देखने को मिलेगी, अल्कोहल फिनॉल ईथर में और एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। आ रही बात समझ में? सो दिस वाज ऑल अबाउट हेलो एल्केन्स। अब इसके बाद वाली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट हेलोअरीन्स और एक कंपाउंड जो सिर्फ ISC बोर्ड में आता है, CBSE बोर्ड में नहीं आता, प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। आयोडोफॉर्म टेस्ट इस चैप्टर में भी आता है, और जिन बच्चों ने शायद पढ़ा हो वो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी आता है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, एक्चुअल में तो अल्कोहल में भी आएगा क्योंकि वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में काम में आता है। कब कैसे वो आप सीख जाओगे, बट अब 2 पार्ट हमारे बचे, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। आप यहाँ तक ऑब्जर्व करना, इस वीडियो को देखो ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जब तक आप इसको देखोगे तब तक आपकी दूसरी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी। तो आप हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज तैयार करो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हेलोअरीन्स का डिस्कशन करेंगे और साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रिपरेशन मेथड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं? तो तमीज से पढ़ना, हैंड टू हैंड इसकी रिव्यू एक्सरसाइज, और अगर CBSE के बच्चे हो हैंड टू हैंड बैक एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन लगाना। बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। टिल देन ऑल द बेस्ट।